नमस्ते सभी को। आत्मवंदन प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के इस अद्भुत सेशन में। डॉक्टर रेणु त्रिपाठी अ, जो कि हमें फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में बताने वाली हैं। उन्होंने डॉक्टर न्यूटन क्यूएलयू से कई सारे प्रोग्राम्स सीखे हैं और वो तो हमारी टीचर रही हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में, और हम लोग क्यूएलयू में ही मिले थे। लेकिन आज का जो सेशन है, उन्होंने फिफ्थ डायमेंशन के और भी कई सारे सेशन यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में लिए हुए हैं। आज डॉक्टर रेणु जो हैं वो हमें फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में बताएंगे। अब ये क्या होता है, इसका क्या एडवांटेजेस है, ये तो वही बताएंगे। वेलकम रेणु जी, एंड यू आर लुकिंग स्टनिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल। थैंक यू थैंक सो यू सो थैंक यू सो मच अनुराधा जी। मच। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि जो भी हमारी लर्निंग है उसको हम शेयर कर सकें। और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेटफुल टू आवर गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर जी के सर, जिनकी गाइडेंस, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और नॉर्मली रोज ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अगर हम किसी भी एक बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे के साइड में उनके पेरेंट्स होते हैं, और उसके बाद उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। मतलब एक बच्चे पे लाइन से बहुत बड़ी फैमिली पीछे रहती है। और वो बच्चा, चाहे वो बड़ा भी हो गया है, इंडिविजुअल भी है, हो गया है, 22 ईयर्स का भी है, 40 ईयर्स का भी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैमिली का सपोर्ट है, एंसेस्टर्स का सपोर्ट है। तो वो इंडिविजुअल तो है ही वो पर्सन, मगर वो एक कलेक्टिव भी है। तो नॉर्मली जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, या मनी में, या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में, अगर हम इन किसी भी एरियाज में कुछ भी चैलेंजेस फेस करते हैं, तो या हमारा कोई भी पैटर्न है, फैमिली पैटर्न, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो रिपीटेड हो रहा है बार बार, वो किसी ग्रैंडफादर को भी था, फिर पेरेंट्स को भी था, फिर हमारे में भी है। अगर इस तरीके की चीजें हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली पैटर्न्स में आ रहा है। जैसे अगर हम लोग देखें, हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की, जीन्स की। जैसे फैमिली में कैंसर है तो पहले भी था, आगे भी है, या डायबिटीज लेते हैं, या आर्थराइटिस लेते हैं, तो इलनेसेस भी बहुत बार जेनेटिक्स होती हैं। तो या बीपी है, ये जीन्स में आ रही है, फैमिली में आ रही है। फिजिकल अपीयरेंस का लें तो हम लोग किसी भी बच्चे को देखते हैं तो बोलते हैं हाँ देखो वो अपने बाबा जैसा है या अपने मदर जैसा है। तो फिजिकल अपीयरेंस, बाल है, चाहे मोटापा हो, या फिजिकल फीचर्स जो भी है, बहुत अच्छे बाल है, या बाल्डनेस है, गंजा है, तो भी वो आगे की जनरेशन से आता है। और बहुत बार जो हमारे बिहेवियर होते हैं, वो बिहेवियरल पैटर्न, वो भी हमारे एंसेस्टर्स से आता है। जैसे कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, या कोई बहुत ज्यादा जोवियल है, जैसे कपिल शर्मा, तो मे भी उनके जीन्स में कि इतना वो मजाक कर सकते हैं, इतना विटी है, छोटी छोटी बातों को वो हंस करके कर सकते हैं। या इसी तरीके से हम देखें तो सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल पैटर्न भी एक फैमिली का होता है। या डाइवोर्स पैटर्न है, वो भी एक बहुत बार फैमिली में अनकॉन्शियस डायनेमिक्स में चलता रहता है। या फिर हम देखें तो कर्जे का डेप्थ वाला रहता है, या अनसक्सेसफुल रहता है जॉब्स में, डिफिकल्टी इन अर्निंग मनी, या मनी अर्न किया मगर फाइनेंशियल डिजास्टर हो गया। तो जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, या मनी, या जो भी हमारे पैटर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, या आगे कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। और बहुत बार ये होता है कि फाइनेंशियल डिजास्टर हमको पता चल रहा है, अरे देखो हमारे चाचा का भी हुआ था और अभी हमारा भी हो गया,
या सुसाइडल टेंडेंसी वाला है। तो हमको पता है कि हमारे पैटर्न में आ रहा है, मगर हमको ये नहीं पता होता है कि क्या हम ये पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। या जैसे कैंसर ही है, हमको मालूम है कि 4 लोगों को हमारी फैमिली में पहले भी कैंसर हुआ, तो टेंडेंसी है, मगर हमको ये नहीं पता होता है कि हम इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पैटर्न से हट जाए। तो इन सब चीजों के लिए फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है ना, एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, जो कि मैंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर न्यूटन के अंतर्गत किया। और फैमिली कॉन्स्टलेशन और इनर चाइल्ड हीलिंग कहीं ना कहीं, ये दोनों भी ना कहीं कनेक्टेड भी रहते हैं। तो पहले अभी बात करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। जैसे हम लोगों ने सबने देखा होगा, स्टार कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं। एक ग्रुप, एक समूह स्टार्स का रहता है जो कि आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं, उनको हम लोग स्टार कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी में होता है। जैसे ओरियन कॉन्स्टलेशन है, एंड्रोमेडा एक कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया, फैमिली कॉन्स्टलेशन। तो एक फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग ग्रुप करते हैं और फॉर्म करते हैं एक यूनिक कॉन्स्टलेशन। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, जो भी मेंबर हैं, चाहे हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, मदर और उनके बच्चे, वो सब के सब हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और हर फैमिली का एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कोई भी चीज कॉपी कर सकते हैं, उनकी फैमिली में हो रहा है तो हमारी फैमिली में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। हर फैमिली का एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर होता है। तो अब ये फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या है? फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है इज अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल हीलिंग टूल दैट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग टूल है, जिसकी मदद से हम लोग अपने पैटर्न्स को हील कर सकते हैं। ये जो फैमिली कॉन्स्टलेशन है, ये डेवलप किया था बर्ट हेलिंगर ने। बर्ट हेलिंगर जर्मनी के हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया था, एंड ही स्पेंड 50 इयर्स इन इट। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे हिटलर का था कि सबको लड़ाई में आपको पार्टिसिपेट करना है वर्ल्ड वॉर में। उस समय ये बाइबल की टीचिंग्स में अलग अलग कंट्रीज में घूमे, और तब उनको जब अलग अलग कंट्रीज में घूमे स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ बाइबल, तब उनको पता चला कि बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, हर जगह ये एक प्रैक्टिस है, ऑनरिंग आवर एंसेस्टर्स। और इस एरिया पे बर्ट हेलिंगर ने बहुत सारा काम किया, और उनको पता चला कि कैसे कितनी सारी हिडन डायनेमिक्स हैं जो एक फैमिली पैटर्न में चलती है, उसको हम लोग किस तरीके से हील कर सकते हैं। और जर्मनी में उन्होंने फैमिली कॉन्स्टलेशन की एक यूनिवर्सिटी बनाई, और उन्होंने ही डाइड इन 2019। और जर्मनी के स्कूल्स में ये पार्ट ऑफ करिकुलम है। जैसे यहाँ पे स्कूल्स में असेंबली होती है, वहां पर स्कूल्स में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका और टीचर के बीच में भी कॉन्स्टलेशन होता है। क्योंकि बहुत बार जो स्टूडेंट्स आते हैं वो घर से आए हैं, तो मे बी उनका इनर चाइल्ड वुंड है, दे आर कैरिंग द इमोशनल वुंड, और वो ऐसे आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से नॉलेज एक्वायर कर नहीं पाते हैं। तो जैसे यहाँ असेंबली का सिस्टम होता है, वैसे ही वहां पे ये सिस्टम होता है, जिसमें कि वो लोग पहले स्टूडेंट टीचर का कॉन्स्टलेशन होता है, जिसमें वो लोग प्रे करते हैं अपने फादर के लिए, मदर के लिए और टीचर के लिए। एंड ये जो चीज उन लोगों ने की, तो उन्होंने देखा इसकी वजह से बहुत मार्क डिफरेंस उनके स्टूडेंट्स के भी लर्निंग और बिहेवियरल पैटर्न में बहुत सा चेंज पाया गया। अब बात आती है
कि ये जो फैमिली कॉन्स्टलेशन तो हमको समझ आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल टूल है जिससे हम अपना हील कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको पता चलती है, अभी हमको बहुत अपने फैमिली के बारे में ऊपर ऊपर चीजें पता होती हैं, बहुत सी चीजें जो हिडन सीक्रेट्स हैं, वो हो सकता है वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो हमको हिडन डायनेमिक्स क्या है वो चीजें हमको पता ही नहीं है। फैमिली के क्या सीक्रेट्स हैं, क्या चीज हमसे छुपा के रखी गई, मे बी हमको अपने ग्रैंडफादर तक पता है, ग्रेट ग्रैंडफादर या उसके आगे की चीजें हमको पता नहीं है। तो उस समय क्या बिहेवियर था, क्या पैटर्न्स थे, क्या सीक्रेट्स थी, और हिडन अनकॉन्शियस लॉयलिटी क्या है। जैसे हमारे में कि सपोजिंग एक लड़का है, उस लड़के के फादर सपोजिंग फार्मर थे, बहुत रिच नहीं थे, और वो लड़का भी पढ़ पढ़ कर ये बहुत सक्सेसफुल हो गया। मगर उसकी हिडन लॉयल्टी ये है, इसको ब्लाइंड लव भी बोलते हैं, ये है कि मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत हार्डवर्क किया, और कभी आराम नहीं किया, कभी लाइफ को एंजॉय नहीं किया। तो ये उस लड़के की ब्लाइंड लव है, अंदर से रहता है, इनर सीक्रेट है ये आपको आउटर में नहीं समझ में आएगा, मगर ये रहता है। और उसको लगता है कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मैं कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, मैं अदरवाइज ये मैं अपनी फैमिली का पैटर्न में मैं बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी कि वो भी सफरिंग मोड में आ जाएगा, वो भी कोई किसी तरीके का ट्रामा फेस करेगा। जब वो ट्रामा फेस करेगा तो उसको लगेगा हाँ देखो मैं भी अपने पापा की तरह हूँ, पापा ने भी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स की, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो हम इन सब पैटर्न्स के बारे में, हिडन डायनेमिक्स, कौन सी सीक्रेट्स हमसे छुपा के रखी गई है, फैमिली में क्या डिसऑर्डर चल रहा है, अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ लव। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ लव को वायलेटेड है, तो वो ऑर्डर जो नहीं चल रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे ये हिडन ये ब्लाइंड लव की बात है, सपोजिंग किसी लड़की की मदर की डेथ 40 इयर्स में हो गई, तब उसका कहीं ना कहीं ब्लाइंड लव ये बोलेगा कि जब मेरी मदर 40 इयर्स के बाद नहीं जिंदा रही तो मे बी मैं नहीं डिजर्व करती हूँ उससे ज्यादा जीना। दिस कैन ऑल्सो बी अ वन ऑफ द पैटर्न्स। तो ये सारी चीजें जब हम समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हमारे, क्योंकि सबका फैमिली कॉन्स्टलेशन में हर चीज यूनिक होती है, यूनिक एनर्जी सिग्नेचर है। तो जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हैं हमको पता चलता है, तो तब हम जब अपना वो चीज जो हमारी है, हमारी यूनिक फैमिली कॉन्स्टलेशन की है, वो जब हमारी अवेयरनेस में आती है, जब हम उसको हील कर पाते हैं, तो हम अपने से 7 जनरेशन पहले और अपने से 7 जनरेशन बाद को हील करते हैं। तो फैमिली कॉन्स्टलेशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये हमारी अवेयरनेस में ही नहीं आ पाते हैं। अब आती है बात कि हम लोग इसको करते कैसे हैं। इसमें मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि नेटफ्लिक्स पे मूवी है, सीरीज है, अनदर सेल्फ नाम से। उसको अगर आप लोग देखेंगे, टर्किश में है, इंग्लिश में सब टाइटल्स आते हैं, उसको आप लोग देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से रेजोनेट करेंगे कि किस तरीके से फैमिली कॉन्स्टलेशन का सीन होता है, और किस तरीके से जो हिडन चीजें हैं वो सारी चीजें रिवील होती हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन के दौरान। जब मैं भी देख रही थी तो मुझे लगा ये क्या सही में होता है कि या ये स्क्रिप्टेड है। तो बाद में अब जब हमने कॉन्स्टलेशन का कोर्स कर लिया है, तो और जब हम लोग का होता है तो इट इज अ रियलिटी। जब आप फैमिली कॉन्स्टलेशन में आते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो आप बताते हैं, आप जब देखेंगे अनदर सेल्फ तो आपको तो समझ ही आ जाएगा, मगर मैं तो भी बताती हूँ कैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन वर्क करता है। सपोजिंग मैं हूं, मुझे अपना फैमिली कॉन्स्टलेशन कराना है, और मेरा इश्यू है वो कि लैक ऑफ सेल्फ लव। ठीक है, तो अब जैसे फैमिली कॉन्स्टलेशन एक स्क्वायर में एक फील्ड होता है,
उस फील्ड पे मैं अब जो लोग मेंबर्स रहेंगे उनमें से मैं किसी को चूज करूंगी एज माई सेल्फ, वो मेरे को रिप्रेजेंट करेगा। कोई आदमी मेरा इशू को रिप्रेजेंट करेगा, जो इशू है सपोजिंग लैक ऑफ सेल्फ लव। और फिर कोई मेरे पेरेंट्स रिप्रेजेंट करेगा, कोई मेरे एंसेस्टर्स रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे 4-5 लोगों के बीच में, और एक फैसिलेटर रहता है या हीलर रहता है जो क्वेश्चंस करेगा उस फील्ड में। और आप जैसे ही उस फील्ड में आ जाते हैं, आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, मैं तो विटनेस कर रही हूँ, मेरा फैमिली कॉन्स्टलेशन हो रहा है तो मैं विटनेस कर रही हूँ। बाकी लोग, वो जो हीलर के क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर करेगा। और उन आंसर्स के दौरान में जो मेरा इशू है, सपोजिंग मेरा इशू लैक ऑफ सेल्फ लव है, उसके रूट कॉज तक में जा पाएंगे और पता कर पाएंगे कि क्यों मेरे में इतना लैक ऑफ सेल्फ लव है, उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है। और जब हमारा अंडरलाइंग रीजन हमको समझ में आ जाएगा कि लैक ऑफ सेल्फ लव का मेरे अंदर ये रीजन है, इसकी वजह से जो भी रीजन आता है, तो वो मेरी अवेयरनेस में आएगा वो। और जब मैं उसको हील करूंगी तब वो इश्यू मेरी लाइफ से हमेशा के लिए हट जाएगा। तो इस तरीके से फैमिली कॉन्स्टलेशन का प्रोसेस होता है। एक सेल्फ, एक इशू, पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, और एक हीलर, पांच 5-6 लोगों की जरूरत पड़ती है। और नॉर्मली एक प्रोसेस, अगर छोटा प्रोसेस है तो आधा घंटा, नहीं तो 1 से 2 घंटा टाइम लगता है। और ये फैमिली कॉन्स्टलेशन में जब आप करते हो तो बहुत सारा रिवील होता है कि किस तरीके से आप इंटैंगल्ड हो। मे बी आप अपने बाबा से, नाना से, या अपनी मौसी से, किसी से भी बहुत इंटैंगल्ड हो, और आप किस तरीके से वो पैटर्न्स जो उनके पैटर्न्स हैं वो आप अनकॉन्शियसली रिपीट कर रहे हो, इनैक्ट कर रहे हो, वही ट्रॉमास आप भी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये सब चीजें बड़ी अनकॉन्शियस होती है, आप उनके लिए अवेयर नहीं हो, मगर वो चीजें होती हैं। इनमें पैटर्न्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आपको बताया था, सुसाइड पैटर्न्स, एक्सीडेंट्स के पैटर्न्स। किसी फैमिली में एक्सीडेंट्स में डेथ हुई है तो वही वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, या एब्यूज का पैटर्न, या डिजीज का पैटर्न जो कि फैमिली में आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि जैसे आप एक पेड़ को लेते हैं, अगर एक पेड़ है जिसमें खूब सारी फूल पत्ती खिली हुई है, बिल्कुल लीव्स बहुत हेल्दी हैं, और उसमें फ्रूट्स भी लगा है, तो उसको देख के हमको क्या लगता है कि क्योंकि इतना फ्रूट्स भी हेल्दी है, लीव्स भी हेल्दी हैं, तो वो जो है उसमें बहुत ज्यादा जो ट्रंक है वो हेल्दी है, तो ट्रंक रिप्रेजेंट करता है हमारे पेरेंट्स, और जो रूट रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे एंसेस्टर्स। तो अगर हेल्दी ट्री है, हेल्दी लीव्स है, हेल्दी फ्रूट्स है, तो मतलब है कि हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर सब लोग बहुत खुश हैं, हेल्दी है। और मगर अगर हम कोई पेड़ ऐसा देखते हैं जिसमें बहुत कम पत्तियां हैं, उसमें फल हो ही नहीं रहा है, तो हमको समझ में आता है ना कि इस पे, इसकी ट्रंक पे या इसके रूट पे कुछ काम करने की जरूरत है। कुछ हम लोग जब उसमें खाद पानी डालते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर से वो पेड़ जो है हेल्दी हो जाता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम लोग लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से अच्छा है, सब चीज ब्लॉसम कर रहा है। और अगर हम लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मतलब हमारे पेड़ की पत्तियां कम हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारे रूट से, एंसेस्टर्स पे काम करने की जरूरत है। तो क्योंकि हम पेड़ की पत्ती पे स्प्रे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको रूट्स पे वर्क करना है, हीलिंग हमको रूट्स पे करनी है। वो हीलिंग करने से पेड़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है और फिर से ब्लूम करने लगता है। तो यही चीज है कि इसमें फैमिली कॉन्स्टलेशन सबको जरूरत नहीं है, मगर अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं,
तो एक बार दो बार करा लेने में, क्योंकि आपको कॉज समझ में आएगा, और जैसे ही आप कॉज की हीलिंग करेंगे तो वो चीजें चली जाती है। होता क्या है, जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हैं तो हमारे बहुत से अननोन फैक्ट्स आते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, सीक्रेट्स पता चलती हैं। तो जब सपोजिंग अगर मैं कुछ कुछ एज्यूम करके चल रही थी, तो वो एजम्पशन में जो थी तो उसकी वजह से मुझे गिल्ट था, मगर हमने फैमिली कॉन्स्टलेशन कराया तो हमको समझ में आया कि अरे नहीं, ये तो बात थी ही नहीं। तो वो हमारा जो गिल्ट है वो हट गया, हमको फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट हो जाएगा। और जब हमारी अवेयरनेस में आएगा अच्छा ये इशू था, तो हम आसानी से दूसरे को फॉरगिव कर पाएंगे। हम जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चैलेंज था उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे और हम लव कर पाएंगे। तो जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हैं, जब हमारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं, तो हम गिल्ट से फ्री होते हैं, हम फॉरगिव आसानी से कर पाते हैं, उस पर्सन को या वो सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं। और जब हम हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारे हायर अंडरस्टैंडिंग से चीजों को देखते हैं और बिगर पिक्चर देखते हैं, तो हमारी थिंकिंग में चेंज आता है। और जब हमारी थिंकिंग में चेंज आता है ना, तो वो चेंज लाता है। बेसिकली जब हम सोचते हैं अरे उसने ऐसा क्यों किया, ये इस मोड में रहते हैं और हमारे जेनेटिक्स पैटर्न रहते हैं, यहीं पे एपिजेनेटिक्स का रोल आता है। एपिजेनेटिक्स जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन बहुत काम कर रहे हैं, ब्रूस लिप्टन जैसे भी हमको एफसी में समझ में आ गया कि ये है, ये इशू है, अब हम फॉरगिव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अब हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया। तो जब हमारे अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया, फॉरगिवनेस का लेवल बढ़ गया, तो हम जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम पकड़ के नहीं रखेंगे। तब हमारे थॉट्स पैटर्न में चेंज आएगा, और जो बोलते हैं ना FTBA, फीलिंग में चेंज आएगा, थॉट में चेंज आएगा। हमारे जब फीलिंग थॉट्स बदल गई किसी पर्सन के लिए, तो बिहेवियर और एटीट्यूड में भी फर्क आ जाएगा। तो जब हमारा चारों दिशा में फीलिंग, थॉट, बिहेवियर, एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा किसी पर्सन के लिए, तो हमारी रियलिटी बदल जाएगी। तो इसी तरीके से जब हमारी अवेयरनेस में आता है, और तब एपिजेनेटिक्स प्ले करता है रोल, और एपिजेनेटिक्स प्ले करने की वजह से हम दूसरे को एक कंपैशनेट फॉर्म में देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उसने ये काम इस वजह से किया, ये उसकी प्रॉब्लम थी, ये था। तो हम लाइफ को, लाइफ की चीजों को, लाइफ के स्ट्रगल्स को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। और तब जैसे बहुत बार ना, जिन लोगों को बहुत सा इनर चाइल्ड वुंड रहता है, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे पेरेंट्स को, चाहे चाहे एंसेस्टर्स को। तो जब हमारा बिगर पर्सपेक्टिव आता है, तब हम बाउ डाउन करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को और अपने फेट को। इसमें देखिए बेसिक क्या होता है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। एक पेड़ का तो एग्जांपल दिए ही कि पेड़ में रूट्स पे काम करना है। अगर पत्ती गिर रही है, पेड़ बिल्कुल खाली हो रहा है, तो हमको रूट्स पे वर्क करना है, रूट्स की हीलिंग करनी है, तो पेड़ वो होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोजिंग कोई पर्सन है, उसको ब्रेन में क्लॉट होता है, और ब्रेन में क्लॉट की वजह से उसका पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाता है। क्लॉटिंग तो ब्रेन में हुई, मगर इफेक्ट बॉडी का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग हो रहा है। तो ये इस तरीके का रोल प्ले करता है। कहीं प्रॉब्लम किसी एंसेस्टर में थी, ब्रेन में पहले के टाइम की क्लॉटिंग थी, मगर उसका असर हमारे बॉडी पार्ट्स में अभी आ रहा है। तो इसी तरीके से चीजें होती हैं। तो हमको ब्रेन की क्लॉट, अगर हम पैरालिसिस के लिए हाथ में और पैर में फिजियोथेरेपी करेंगे तो नहीं होगा ना, हमको ब्रेन के क्लॉट को हटाना है।
उसी तरीके से यहाँ पे हमको एफसी में हम रूट कॉज पे जाते हैं, रूट कॉज को जब क्लियर करते हैं तो वो चीजें ठीक करती हैं। और जो भी पहले का है अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारी प्रेजेंट रियलिटी को भी इफेक्ट करता है, ये चीजें आती हैं। और ये जो हीलिंग है ना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। जो भी आपका एफसी फैसिलिटेटर है वो वो क्या करता है कि आपका कनेक्शन आपके पेरेंट्स से अच्छा करता है, क्योंकि जब तक आप, हमारे लिए हमारी सोर्स ऑफ लाइफ हमारे पेरेंट्स हैं और उनके लिए उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो जो जितना हम ऑनर और रिस्पेक्ट करेंगे अपने लाइफ फोर्स को, मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को, उतनी ही ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगी। अब लेट्स डिस्कस व्हाट आर द, अभी बोला ना कि ऑर्डर्स ऑफ लव जब वायलेट हो जाते हैं तो का तो फैमिली में डिसहार्मनी होती है। तो व्हाट आर दीज ऑर्डर्स ऑफ लव? पहला ऑर्डर ऑफ लव है राइट टू बिलोंग। जैसे कि हम लोग सब लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं, है ना? तो अगर हमको इंडिया से हटा दिया जाए तो हमको लगेगा ना मुझे तो मेरी कंट्री से ही हटा दिया गया, हमको एक मन में बहुत दुख हो जाएगा उसके लिए। उसी तरीके से जो भी लोग एक फैमिली में हैं उन सबका राइट है, राइट टू बिलोंग टू दैट फैमिली। और होता क्या है, सपोजिंग किसी किसी फैमिली में दे डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड, तो अगर तीसरी डॉटर हो रही है अबॉर्शन करा लिया। तो जब आपने अबॉर्शन कराया आप रिजेक्ट कर रहे हो, गर्ल चाइल्ड को रिजेक्ट कर रहे हो। या कि जैसे बॉलीवुड मूवीज में देखा है कि किसी लड़की ने लव मैरिज की आउट ऑफ कास्ट तो उसको निकाल दिया, अब शी डजंट बिलोंग टू आवर फैमिली सिस्टम। तो चाहे अबॉर्शन, चाहे लड़की को निकालना आफ्टर मैरिज, दो शी बिलोंग्स टू योर फैमिली, उसने जो भी काम किया, लव मैरिज किया, आपके एथिक्स के खिलाफ था या जो भी किया, मगर आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, उस गर्ल को अबॉर्शन से एक्सक्लूड कर दिया, या कैसे भी आपने उसको इंक्लूड नहीं किया फैमिली में, जस्ट बिकॉज उसने लव मैरिज कर ली, आउट ऑफ कास्ट कर ली, आपने हटा दिया। तो ये यहाँ पे वायलेशन हो गया, देयर इज वायलेशन इन द ऑर्डर ऑफ लव। क्योंकि राइट टू बिलोंग, कोई भी लड़की या फॉर दैट मैटर लड़का, कोई भी जो कि आपकी फैमिली का है, उसने चाहे जैसा भी काम किया है, मगर उसको ये राइट है कि वो उस फैमिली सिस्टम का पार्ट रहे। तो जैसे गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा दिया, तो ऐसे घर में देयर वुड बी नो प्रॉस्पेरिटी इन द हाउस। वुमन क्या है? लक्ष्मी देवी है, और आपने लक्ष्मी देवी को आउट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो बिलोंगिंगनेस, जो राइट टू बिलोंग, मैं इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, आपने वो अथॉरिटी ले ली उससे। नॉर्मली जो लोग सक्सेसफुल रहते हैं, जो वैसे रहते हैं, उनको हम लोग अपने लाइफ में बोलते हैं ये हमारी फैमिली के हैं, ये हमारे उसके हैं। मगर अगर हमारी फैमिली में कोई मर्डरर रहा है, या कोई थीफ रहा है, या किसी ने ऐसा काम किया जो कि एथिकली नॉट राइट, हम लोग उस फैमिली उसको अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर देते हैं। वी डोंट इंक्लूड, वी डोंट टॉक अबाउट दैट पर्सन। ये बहुतों के घर में होता है, एक्सक्लूड करते हैं फैमिली से। तो ये जो ऑर्डर ऑफ लव है ये वायलेट होता है, बिकॉज एवरीबडी हैज द राइट टू बिलोंग। तो अगर हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस है, लोनलीनेस है, इलनेस है, दैट कम्स बिकॉज कि जो हमारा राइट टू बिलोंग है, इफ आई बिलोंग टू दिस फैमिली, वो राइट को वायलेट किया है, सिस्टम ऑफ एक्सक्लूशन हुआ है, चाहे जो भी रीजन हो। या बहुत से लोग हैं उनकी, जैसे हम, अगर कोई मर्डरर रहा है या कोई थीफ रहा है तो हम उसकी बात नहीं करते, दे आर फॉरगॉटन, उनके उनके कोई चर्चा नहीं है, उनको हमने अपनी फैमिली से एक्सक्लूड किया है। तो
ऑर्डर्स ऑफ लव में फर्स्ट ये है राइट टू बिलोंग। कोई भी कैसा भी है, अगर वो इस फैमिली का सिस्टम है, पार्ट है, तो उसका राइट है रहने का। फिर सेकंड चीज, सेकंड आता है ऑर्डर्स ऑफ लव में राइट टू देयर ओन फेट। राइट टू देयर ओन फेट का मतलब है कि जैसे कभी कभी होता है कि आपने किसी लड़की की शादी की और वो शादी के 1 साल बाद डेथ हो गया। अब ये उस लड़की का फेट था, मगर हम लोग रेजिस्ट करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। हमको बहुत दिक्कत होती है इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वी रेजिस्ट दिस फेट। या कोई बड़ी क्रॉनिक इलनेस हो गई बड़ी कम एज में, 20 ईयर्स 25 ईयर्स में कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई जिसकी वजह से डेथ हो गई, तो वी रेजिस्ट दिस थिंग एंड वी, हमको बहुत दिक्कत होती है एक्सेप्ट करने में इसमें। यहाँ पे आता है वी नीड टू ऑनर देयर फेट। ये उनका सोल प्लान था, उनके उस सोल प्लान में वी नीड टू बाउ डाउन टू देयर फेट। तो ऑर्डर्स ऑफ लव कैसे वायलेट होता है कि जब हम लोग उनके फेट को ऑनर नहीं करते, हम लोग कंटिन्यूअसली रेजिस्ट करते हैं। अगर किसी का उसी तरीके से है कि फाइनेंस, उनका बहुत फाइनेंस में बहुत फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो वो भी हम एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार होते हैं। तो वी नीड टू ऑनर देयर फेट। उनका क्या फेट है, वो उनका क्या सोल प्लान है, उसको हम रेजिस्ट करते हैं। और जब हम रेजिस्ट करते हैं तो ऑर्डर्स ऑफ लव वायलेट होता है। हर पर्सन इंडिविजुअल है, वो हर पर्सन का अपना सोल प्लान है एंड उसकी अपनी फ्री विल है। तो उस पर्सन का राइट टू चूज का ऑप्शन है, तो उसको हमको ऑनर करना है। सिस्टमेटिक सबको इतने साल जिंदा रहना चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए, इट डजंट अप्लाई। थर्ड ऑर्डर्स ऑफ लव में है बैलेंस। बैलेंस या रेसिप्रोसिटी बोलते हैं, और ये आता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नॉर्मली इंडिया में देखा गया है कि वाइफ जो है बहुत गिवर होती है, देती जाती है देती जाती है करती जाती है, बहुत बार अर्न भी करती रहती है, और घर का भी सारा काम, बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, खाने पीने का देखना, सब चीज करती जाती है। और हस्बैंड, वाइफ इज अ गिवर एंड हस्बैंड इज अ टेकर। वो हस्बैंड लेता रहता है सारी चीजें विदाउट इवन एक्नॉलेजिंग, विदाउट इवन सेइंग, हैविंग अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो पर्ट हेलिंगर बोलते हैं कि देयर मस्ट बी अ फेयर बैलेंस। अगर आप उतना दे नहीं सकते हैं तो कम से कम फेयर बैलेंस का मतलब आप एक्नॉलेज करें उनके एफर्ट्स के, उनकी चीजों को एक्नॉलेज करें कि ये आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, आप कितना मेहनत से खाना बनाते हो, आप कितना मेहनत से चीजें करते हो। और जहां पे ये बैलेंस मेंटेन नहीं है तो कहीं ना कहीं डिसहार्मनी होती है, कपल सेपरेट हो जाते हैं, मे नॉट बी फिजिकली बट मेंटली। और वाइफ क्योंकि इतना काम कर रही है मे बी घर में बाहर में भी, तो शी फील्स सैड, शी फील्स ओवरबर्डन, शी फील्स हेवी वेट ऑन हरसेल्फ। और वाइफ जो है ना ओवर गिवर हो जाती है रिलेशनशिप में, शी इज गिविंग गिविंग गिविंग। ये टेंडेंसीज इंडिया में बहुत ज्यादा देखी गई है कि वाइफ इज द गिवर एंड जो हस्बैंड है वो टेकर है। तो और बहुत बार अनकॉन्शियसली जो वाइफ देती जा रही है, उसका अनकॉन्शियस मीनिंग क्या रहता है, हैव आई डन इनफ नाउ फॉर यू टू लव मी। मैंने इतना किया, अब तो मुझे प्यार कर लो, अब तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। और ये इसका भी, she wants to be included in the family, she wants to be loved in the family, she wants to be recognized in the family, इसलिए ओवर गिवर हो जाती है। और इसका भी वूंड आता है कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड से। इनर चाइल्ड में जैसे अगर उसका वुंडेड इनर चाइल्ड है, तो जब वो छोटा रहता है तो वो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए काम करती जाती है, ज्यादा काम करेगी तो पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, वैल्यू करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे लड़की की।
और इसलिए वो करती जाती है। अब वो लड़की जब बड़ी होती है तो रिलेशनशिप में आती है, तो क्योंकि उसका ओवर गिवर नेचर है, ओवर गिवर वो पेरेंट्स को कर रही थी, अब वही ओवर गिवर वो अपने हस्बैंड को करती है, विद अंडरलाइंग इंटेंशन कि अब मुझे वहां से भी एक्सेप्टेंस, वैल्यू, रिकॉग्निशन मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप अपने में ओवर गिवर हो जाते हैं तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। फैमिली में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में देयर शुड बी अ फेयर बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। देयर शुड बी रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। Many a times in the couple, there is love, but there is no respect. तो respect is very important. Children के साथ parents का they give and the children take. मगर husband wife में आप गिवर एंड टेकर साइमल्टेनियसली रहते हैं, बैलेंस तभी मेंटेन होता है। तो इन चीज पे ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट इज राइटफुल प्लेस इन द फैमिली। जैसे कि अपना पॉलिटिकल सिस्टम के भी एक हायरार्की होती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, देन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब, फिर अपने स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं एंड सो ऑन। उसी तरीके से हम जिस कंपनी में भी काम करते हैं उनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और इस तरीके से हायरार्की मेंटेन होती है, और हम लोग सब लोग उस हायरार्की को मानते हैं। कैसे एप्लीकेशन जाना है, क्या चीज है, जो भी हायरार्की है वो मेंटेन करती है, होती है। वैसे ही अपनी फैमिली में भी हायरार्की को, जो पहले आया है, whoever is born first takes the first position, और वो हायरार्की में आपसे ऊपर है, तो उस हायरार्की को सेक्रेड ऑर्डर ऑफ लव में मेंटेन करना रहता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि हमारे अगर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो बड़े हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर हम लोग। और जैसे सिबलिंग्स में भी देखेंगे तो जो बड़ा है, बड़ा ब्रदर या सिस्टर, वो बड़ा है, फिर हम है, वो ऑर्डर्स हम जानते हैं। मगर आता क्या है, जब सपोजिंग हस्बैंड वाइफ है और एक बेटा है, and husband is very busy, father is very busy, maybe in business, or maybe is having an extramarital affair, and wife is lonely, wife misses the husband, और वाइफ मिस कर रही है हस्बैंड को। जो बच्चा है, छोटा बॉय, बॉय नोज कि मम्मी इज सैड because my father is out of station for 15 days due to any reason. Now this boy, this small boy, takes up and jumps in as his father. He tries to make up, तो बैलेंस करना चाहता है, फादर की कमी को बैलेंस करना चाहता है, और इसी तरीके से ये राइटफुल प्लेस इन द फैमिली वायलेट हो जाता है। ही बिकम्स अ मामाज बॉय, और वो मामाज बॉय बन जाता है, ये जो फैमिली डायनेमिक्स बिगड़ जाती है, बिकॉज इंटेंशन उसका है कि वो अपनी मदर को हैप्पी करना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं मदर और उस बेटे में ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि ही टेक्स द प्लेस ऑफ इट्स फादर। तो राइटफुल प्लेस इन द फैमिली इज वायलेटेड। और ये जो मामाज बॉय है, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी ऐसा करेगा, जब बाद में वो मैरिड भी हो जाएगा, देन ऑल्सो he will devote his time and attention to make his mother happy, and not devote time and attention to his wife. So this is how the harmony of the family is disturbed. And the last one, men and women are equal. आपने देखा होगा हम लोग के पूजा में भी मेन एंड वुमन, शिव पार्वती सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। अगर मेन वुमन को एज गॉडेस देखता है और डीप रिस्पेक्ट रखता है, उसी तरह से वुमन मेन को एज गॉड देखती है एंड डीप रिस्पेक्ट रखती है, तो देन ये जो बैलेंस इज मेंटेन। अदरवाइज जब बैलेंस बिगड़ता है तो डिसहार्मनी होती है, और
थिंग्स गेट डिस्टर्ब इन द फैमिली। तो जब सेक्रेड ऑर्डर ऑफ लव वायलेट होता है तो डिसहार्मनी आती है, और इस तरीके से फिर हमारे लाइफ में जैसे जहां से शुरू किया था, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, कहीं ना कहीं पे हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो दिस इज हाउ द फैमिली डायनेमिक्स वर्क्स। तो थैंक यू वेरी मच। एंड कहीं ना कहीं आप लोग सब लोग किसी न किसी पॉइंट से जरूर रेजोनेट किए करेंगे। तो डू यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं। पहले तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए। राजश्री मैम भी बोल रही है थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। आपने इतनी मेहनत की, इतना मतलब तबीयत खराब, जो भी थोड़ा सा नासाज होने के बावजूद आपने इतने पॉइंट्स बताए। मैं तो हर एक पॉइंट से रेजोनेट हो रही थी, हर एक के एग्जांपल्स सामने आ रहे थे। पर मैं चाहूंगी कि मैं इसमें काम भी कर चुकी हूँ एक्चुअली एज अ प्रैक्टिशनर, आप बताए थे। तो हम्म। तो लेकिन मैं कोई और जैसे रीटा मैम या ललिता जी या राजश्री मैम कुछ पूछना चाहें, कोई एग्जाम्पल पूछना, कुछ भी मतलब, या कुछ जोड़ना चाहें इसमें, अगर उनको कुछ पता हो इस बारे में। जी रीटा मैम। थैंक यू सो मच रीनू मैम। मैंने फर्स्ट टाइम फैमिली कॉन्स्टलेशन के बारे में सुना है, बिकॉज बहुत बार ऐसा चांसेस हुआ, लेकिन मतलब पता चला कि ये हो रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पाई कभी भी अटेंड। सो आई मेड इट अ पॉइंट कि आज मैं जरूर सुनूंगी। रियली बहुत अच्छा रेजोनेट करा। कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी नॉलेज लगी। अभी थैंक यू। तो कोरिलेट करना और लिंक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, जी जी। यस। अपने फैमिली पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में भी टाइम लगता है। राइट। तो वो अभी लेट मी सी कैसे होता है। जी थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू। थैंक यू रीटा जी। राजश्री मैम। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते राशि जी। मैम, तो ये आप करवाते हो क्या फैमिली कंस्टलेशन वाला? अभी मैं खुद कर रही हूँ। ये तो जस्ट ऐसे ही खुद एक कर रहे ब्रीफ। हो? अच्छा, हाँ, एक दो महीने बाद शुरू करेंगे, अभी तो खुद का प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, करिए। हम लोग पीछे पीछे लाइन में खड़े हैं। एक तो जनरल अभी इंट्रोडक्शन बताया कि क्या होता है फैमिली कॉन्स्टलेशन। समझ में नहीं आता था ना कि क्या क्या चीज है, कैसे होता है, किस तरह से वर्क करता है। आप लोग ये वो वाला सीरियल देखेंगे ना, अनदर सेल्फ, तो आपको बिल्कुल वो लगेगा कि किस तरीके से आपको क्या क्या हिडन डायनेमिक्स आपको पता चल पाती है अपने फैमिली के बारे में। बहुत अच्छा सीरियल है वो। नहीं, मैंने अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में कुछ चीजें रियलाइज की है कि जो पैटर्न्स मेरी फैमिली में थे, वो हम्म। कुछ मैंने फील की। फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे यूं ही ऐसे ही फील हो रहा है। किंतु अब आपकी बात सुन के मुझे लगा कि नहीं, वो कहीं से मेरे लिए एक इंडिकेशन है जो मुझे मेडिटेशन के थ्रू एक्सपीरियंस जी करा रहा है। जी। और नाउ आई कैन फुली ट्रस्ट ऑन इट। बिल्कुल। मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस तो आपका सबकॉन्शियस बताता ही है ना आपको। किंतु वो ट्रस्ट। मतलब उस पे फुल ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि ये ऐसा मुझे ही क्यों हो रहा है, बाकी फैमिली में इतने लोग हैं उनको नहीं हो रहा। किंतु ये बात तो विशाल सर, श्रेयांश दागा सभी को कहते हैं कि हम अगर अपने आप को हील करते हैं तो हमारी 3 पुश्तें ऊपर, 3 पुश्तें नीचे, 7 पुश्तें एक साथ हील होती है। तो वो चीज से मुझे मुझे ये तो था कि हाँ, मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मुझे कराया जा रहा है कहीं कुछ हीलिंग के लिए। क्योंकि ये जो अभी इतना लंबा पीरियड मेरे साथ जो चल रहा है, आई एम मतलब एवरी टाइम आई एम हैविंग अ फीलिंग कि कहीं कुछ हील हो रहा है। बिल्कुल। एंड एट दैट टाइम आई डोंट फील एनी रिग्रेट फॉर इट, एंड आई फील ब्लेस्ड कि आई एम चोजन फॉर दैट, टू हील माय फैमिली। सही बात है। एंड तो उस समय फिर ये फील आता है। तो आज ये जो है बहुत बड़ा एक वैलिडेशन मिला जी कि जो मैं सोच रही थी और जो मैं फील कर रही थी जी। वो है, वैसा कुछ है। बिल्कुल। बहुत सारी बातें, कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ ऐसी है कि जैसे लगता है कि ये सुना, तो बोले ये तुमने सुना था इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। मैं बोली नहीं, मैंने सुना था तो इसलिए नहीं लग रहा है, मैंने उसको फील किया और मैंने
उस मोमेंट को जिया है, जी मतलब उस फीलिंग को पूरा मैंने फील किया है, उसको मोमेंट को मैंने जिया है। जी जैसे ऐसा लग रहा था कि आई एम दैट पर्सन, और मैं वो उस चीज को फील कर पा रही हूँ। मतलब जैसे एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मेरी दादी की मदर, मतलब मेरे पापा की नानी, हम्म उनको मैंने फील किया। हम्म उनको किस बात का आक्रोश था, किस बात का क्या था, उनको मैंने फील किया जी कि उनको उनको लगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मैं होती तो ऐसा ना होता। तो हम्म कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो ऐसा लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं है, और मुझे किसी ने वो बात बताई नहीं, और मुझे ये भी पता नहीं कि मतलब ऐसा कुछ हुआ है, बट हम्म आई फेल्ट दैट कि आई एम मदर ऑफ माय ग्रैंड मदर, हम्म एंड आई एम हैविंग दैट फीलिंग। हम्म तो मैंने सॉरी कहा, जैसे आपके साथ मैंने जब किया था, तो मैंने उस चीज को सॉरी कहा और कहा कि भाई जो भी हुआ वो होना था, हो गया, अब प्लीज फॉरगिव अस। जी आप उस चीज को भूल जाइए, जी और सबको, हम सब आपके बच्चे हैं, हमें ब्लेस करिए। जी ये अननोइंगली मैंने किया। जी ये एक्चुअल में पेरेंट्स और एंसेस्टर्स ऑनर ही चाहते हैं ना, कि क्योंकि वो तो हमारे लाइफ फोर्स है ना। हाँ और कहीं ना कहीं हम उनको हम क्या दे सकते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट और ऑनर ही तो दे सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और अभी वही पूरा तो मेरा चाहते पूरा मेरे अंदर है ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आई एम हैविंग अ गूज बम्प्स। हैं। जी जी। ललिता ललिता मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। दो शब्द आप भी बोल देते तो अच्छा लगता, जाने से पहले आपकी आवाज आ जाती। बहुत अच्छा लगता है। आप अनुराधा जी तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया आपने, अनुराधा जी, सचमुच। मतलब हम लोग उस शब्दों में तो बोल ही नहीं सकते, कैसे आपका थैंक्स बोले, ये समझ नहीं आता है। सच में हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। हाँ, और रेणु जी बहुत अच्छा नॉलेज बताया हम आपने। सभी के वाकई में सीनियर ललिता मैम। ऐसा कुछ नहीं, हम सब बराबर है, एक समान है। बल्कि मेरे से आगे हैं आप लोग। हम तो चुपचाप आजकल घर में बैठे हैं, और आप लोग इस ज्ञान को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और कितने सारे लोगों की बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही, पता है ना। अभी आपने कहा वो एक्सक्यूज मी, आप जब हम लोग एक्सक्यूज मान लेते हैं तो सचमुच कितनी सारी प्रॉब्लम हाँ, हम लोग की सॉल्व हो जाती है। केवल 4 लाइनें बोलते हैं, और रूटीन लाइफ में भी हमने ये बोला, अपने मन में बोला, सामने वाले को नहीं बोला, खुद से बोला, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम देखते हैं सामने वाले का चेहरा खुश हो गया है, जबकि सही 2 मिनट बात। पहले हमने डांटा, उसको कुछ बोला। लेकिन रंजन सर ने एक बार कहा था कि आप सामने वाले से कर खुद जाके ना बोल सको, लेकिन मन में माफी मांग लो, तो सही बात। आपके काम हो जाते हैं। और सचमुच वही हो रहा है। अभी आपकी बातों में भी कुछ थोड़ा सा मुझे लगा एसेंस ये, कि हाँ ये होना चाहिए, ये हो एनर्जेटिकली हम लोग कर लेते हैं ना। कर लेते हैं। और इसी तरह चुपचाप साइलेंटली अनुराधा जी को थैंक्स भी बोलते रहते हैं। बहुत ग्रेटिट्यूड, हाँ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। जब भी सही मैसेज बात है, देखते हैं बहुत कंसिस्टेंट है वो। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बनारस आए थे, पता नहीं इतनी हम लोग बात नहीं कर पाए जितना आप ऑनलाइन, जितना मतलब समझ आ रहा है कि हाँ मिस किया हमने। बनारस में कुछ चीजें और लेने लायक थी अनुराधा जी से। और रेणु जी तो सचमुच दिल के बहुत हम करीब लोग है ना, वो जो कॉन्स्टेलेशन वर्ड बोला ना, या सोल सिस्टर्स, वो हैं हम लोग, हाँ है, है ना। कहीं ना तो कहीं चाहे एक, हाँ चाहे आप हमारे सीनियर हैं right, उसमें, चाहे जो भी है, पर हम लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। वो दिल हाँ से हिंदी में बोले तो दिल तारों से जुड़ा हुआ है। हाँ, दिल के तार जुड़े हुए हैं। हाँ। स्विच ऑन और करते ही एकदम। और ये हिलिंगर या जो विदेशी जो चीज है कि हम फैमिली कॉन्स्टेलेशन है या सोल फैमिली है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। करते जी हैं, जी बिल्कुल जी और सही। हिंदी में, संस्कृत में कहे कि वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, हाँ सही। जी। है ना। कि ललिता जी हमारी किसी तरह से किसी, पहले हम होता था ना, वो बोलते थे अच्छा तुम किस गांव के, अच्छा तो वो मेरी बुआ वहां भी आई गई है, तो हाँ अब तुम मेरी मौसी लगी, हम्म, किसी ना कोई रिश्ता लगा लेते थे। हाँ हम्म, तो ये ऐसे होता है, तो हम लोग रिश्ता। का जो रिश्ता ही है, सोल बिल्कुल। ग्रुप है। हाँ। हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा है। देखिए हाँ सोल ग्रुप में भी बहुत सारे लोग, हजारों हजार हैं,
लेकिन सही ये कहा कनेक्शन ना कहीं कहीं जाके जो जुड़ा हुआ है, जुड़ता है जी। साइलेंटली, बोलने हाँ की जरूरत नहीं है, बताया नहीं हमने कभी भी। हाँ। अनुराधा जी धीमे से चुपचाप मुझे मैसेज करते हैं, फिर मुझे लगता है हाँ जाऊंगी जाऊंगी, फिर पहुंच नहीं पाती हूँ। उसका भी मन में दुखी होता है कि अरे मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। तो बहुत कुछ चीजें बड़ी टच करती, बहुत टच करती हैं, सही पता नहीं सही बात है। है ये चीजें जो हमारे शास्त्रों से ही। ये जो बातें हैं ना कि वो ममाज बॉय, ये जो वर्ड भी हम यूज करते हैं उसके भी बहुत मतलब डीप मीनिंग हो जाते हैं। कभी कुछ अच्छा तू अच्छा बच्चा बनेगा ना, अच्छा बच्चा बनेगा ना, वो अच्छा बच्चा बनने में हम 50 साल के भी होते हैं तो अच्छा बच्चा बनने की ही प्रयास कर रहे हैं। कोशिश में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हैं। पता है हम लोग के शास्त्रों में ना बहुत इतना डीप नॉलेज है। आज बहुत। अभी आज हमारे घर में ना रोज रुद्राभिषेक हो रहा है, तो हम्म, उसमें रुद्राभिषेक मीन्स शिव जी का पूरा गुणगान, तो उसकी हिंदी हम समझ ही नहीं सकते हैं। कल हम्म, हमारे जब पंडित जी पढ़ रहे थे, हमने पूछा ये आप नमः नमः क्यों बार बार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो हम अभी नहीं, हम लोग को सर ने पढ़ाया, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो हमें सिखाया जा रहा है, वो 4 गुण क्या है हमारे अंदर, क्या क्या जितनी चीजें हैं प्रकृति नेचर हमारे शरीर के अंदर, वो सारी चीजें जो आप शिव आप में जो समाहित है, उन सब का फल मुझे दो, वो सब का फल मुझे मिले। मतलब इतना डीप नॉलेज, इतना डीप नॉलेज है। तो थोड़ा थोड़ा राधा जी उसको जाती हैं, छू के चली आती हैं, फिर हम लोग में बांटती हैं। ऐसे रेणु जी हैं, उसको जाते हैं छू के, कुछ कुछ चीजें हम लोग को पहुंचा देते हैं हमारे तक। थैंक यू, लव यू, लव यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। प्रणाम आप दोनों को, तीनों को, सबको प्रणाम, ग्रुप में सारे लोग को प्रणाम। सभी को प्रणाम। थैंक यू, बाय जी बाय। मधुलिन जी। थैंक यू रेणु मैम, थैंक यू अनुराधा मैम। आप तो हर दिन एक ना एक कोई नया नया टॉपिक हमारे लिए लाती है, इतना मेहनत करती है। और आज रेणु तो मैम आपने तो बहुत जितना जितना एग्जाम्पल दिया, मैं तो सभी कनेक्ट कर पा रही थी। जैसे बच्चों को जनरेशन में आता है दादाजी का गुस्सा, पापा का गुस्सा, वैसा लेके कैरी करते हैं हम सभी। कोई जी। ऐसा है हाँ, उसके हमारे फैमिली मेंबर में ऐसे ऐसे है, वो कैरी करते हैं। और आपने जो हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल दिया, तो एक वाइफ देती जाती है, हस्बैंड है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कभी भी। इन दैट केस मैम वो वाइफ क्या करे, अगर वो दे दे के थक जाए और हस्बैंड भी अप्रिशिएट भी ना करे, हम्म। तो इस केस में वाइफ को क्या करना चाहिए? वाइफ को पहले तो रियलाइज होना चाहिए ना कि वो ओवर गिवर हो रही है, ओवर गिवर हो रही है। उसको अपनी चीजें वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में कर रही है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस चाहती है, लव चाहती है। उसको पहले रुकना पड़ेगा, आपको दूसरे को मौका देना पड़ेगा ना कि वो करे। आप तो उसके आने से पहले आप कर देते हो, और हस्बैंड को जब गिल्ट। हम ब्लैक में करते जब हम ब्लैक में करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा ही नहीं। क्या चीज? जब हम ब्लैक में करते हैं, हम किसी चीज की हाँ। फिरौती की आशा में करते हैं, तो हम्म, वो हमें कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। हाँ, जब हम अनकंडीशनल लव के हाँ, साथ कोई काम करेंगे कि हाँ, हमने किया और कम करके भूल गए, हाँ, तब जो है वो वही। हमारा चैलेंज ही खत्म हो जाएगा, हमारा पैटर्न ही टूट जाएगा। हम्म, सब बड़ा इनर डायनेमिक्स काम करती रहती है कि हम इसका अभी ये करेंगे तो फिर हम, मतलब अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये रहता है हमारा। मैम, वो मैंने ये चीज फील किया कि जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं किसी को एनिवर्सरी विश करती हूँ, तो मैं उसको स्टे टुगेदरनेस का वर्ड जरूर शुरू में लिखती थी। फिर मैंने उस चीज को फील किया कि हाँ। मैं उस चीज के लैक में आ रही हूँ, हम्म। तो फिर मैंने वो वर्ड, मतलब हैप्पीनेस लिखना शुरू किया। फिर मैंने वो स्टे टुगेदरनेस लिखना बंद किया। मैं हाँ। बोली कि मैं अपनी कमी को सामने वाले में मतलब करना चाह रही हूँ, तो दैट इज नॉट माई प्योर विश, दैट इज फ्रॉम माई लैक। हाँ। मुझे ये विश नहीं करनी है। हाँ। तो ये रियलाइजेशन, हम जब किसी के यहाँ जाते हैं, जैसे मैं किसी की डेथ हुई, तो डेथ के बाद जाते हैं तो हमारे अपने जो जाते हैं हम उनको याद करके रोते हैं, ना कि हम हाँ। जहाँ जाते हैं उनको देख के तकलीफ होती है। हम अपना दुख
याद करके रोते हैं। तो एक्चुअली भी वो हम जो भी कुछ करते हैं वो सब हम अपने इमोशन और अपने थॉट के प्रोसेस के अंडर में ही करते हैं। बिल्कुल हम जनरली किसी के लिए, जनरली क्या, मेरे ख्याल से 99.9% हम किसी के लिए नहीं करते। हम जो कुछ करते हैं हम खुद के लिए करते हैं। सही बात है। ये मुझे रियलाइज हो गया। तो इसीलिए और जब मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ तो कोई दोषी है ही नहीं, नहीं है, सामने और वाला कोई है ही नहीं, लैक की मानसिकता से करना ही नहीं है कुछ काम। करना ही नहीं है कुछ। करना है तो अगर खुश होके कर सकते हैं और करके भूल सकते हैं तो हाँ, वो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और अपना इंडियन सिस्टम में भी, जो मथुली मैम बोल रही थी कि इंडियन सिस्टम में भी ये इस तरह से बना है कि वाइफ करती जाएगी और हस्बैंड लेता जाएगा। मगर जब आपके ये वही चीज अभी बोला ना कि जब अवेयरनेस में आएगा, आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पे मैं एक्सेस कर रही हूँ, कहाँ मैं रुक सकती हूँ, कहाँ मैं दूसरे को मौका दे सकती हूँ। जब हम ये इंटेंशन डालेंगे और इसमें करेंगे तो शिफ्ट तो धीमे धीमे आता है ना, लैब से नहीं, अबंडेंस स्टेट से करेंगे, धीमे धीमे आएगा शिफ्ट में। वो भी जो अभी हम सोचते हैं वो दूसरा भी सोचता है ना, कनेक्ट हो जाता है। यस मैम, तो हम उनको मौका भी देना चाहिए, कभी कभी कुछ नहीं करके उनको भी मौका देना चाहिए हाँ, कि वो पार्टनर करे, वो वो करेगा, काम करे। गिल्ट में आएगा, और आप करते जा रहे हो ये सोच के कि उधर से मुझे लव मिलेगा। वो ना एक्चुअल में वो वुंड है, इनर चाइल्ड का वुंड है वो। हाँ, वो टेकन फॉर ग्रांटेड, हम खुद सामने वाले को टेकन फॉर ग्रांटेड के लिए अवेलेबल कर देते हैं। हम बता देते हैं कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड है। हाँ, हम अवेलेबल हैं, यू कैन टेक मी एज अ ग्रांटेड। हाँ, यस मैम, और एक था मैम कि जितना भी मॉडर्न हो जाए जमाना, लेकिन लड़का लड़की में तो भेद रखते हैं फैमिली में। और लड़की है तुम तो चली जाओगी, क्या रखना, लड़कों को सभी दो, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, ये नहीं करो वो मगर करो, राइट आज टू भी। बिलोंग तो है ना, वो लड़की आपकी फैमिली की है तो रहेगी तो है ना, आप उसको यस मैम, एक्सक्लूड नहीं कर सकते ना। लेकिन मैम प्रायोरिटी बॉयज को ही दिया जाता है आज भी। कोई कोई फैमिली में लड़के को पहले खाना दो, उसके बारे में आगे पहले देखो, उसका पढ़ाई पहले, उससे जो बच जाएगा तो लड़की को मिलेगा, ऐसा भी मानसिकता है लोगों को। मगर गलत है उसमें ना, बच्चे तो यस सब मैम, बराबर हैं। बहुत ही गलत है। मुझे उस टाइप के फैमिली में बहुत ही गुस्सा आता है मैम, ऐसा कैसे कर सकते हो, आपके ही दोनों बच्चे हैं हम्म, तो पार्सलिटी कैसे कर सकते हैं। सही बात लेकिन है। है मैम, वो है तो, जनरेशन से मिला हुआ है उनको, उनके फैमिली ग्रैंड उनसे पूर्वज पूर्वज वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हाँ, तो उनको छोड़ना चाहिए। जैसे मधुलिन दी, जैसे कैरी। और हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम एटलीस्ट अपने बच्चों में डिफरेंसेस करना बंद कर दें। हाँ, जब हम बेटी से काम करा रहे हैं तो हम बेटे से भी काम कराएं, हम उन मैं मानसिकता यस में यस मैम, एकता डाल सकते हैं। यस मैम, मैं तो वही करती हूँ, दोनों जी, को काम अपोजिट तरीका से करवाती हूँ। जो हाँ, लड़कियों को जो लिखा हुआ है दिमाग में कि ये लड़की का काम है, वो लड़कों से करवाती हूँ। जो हाँ, लिखा है कि खाली लड़के कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती, उससे वही काम करवाती हूँ। बस, तो उनका वो स्टिक नहीं हो जाए कि अरे ये हाँ, मेरा काम नहीं है, हाँ, लड़का हूँ मेरे को खाना नहीं पकाना, ऐसा नहीं है। सही मेरे बात घर में लड़के बहुत अच्छे खाने पकाते हैं। है। लड़की है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, शॉपिंग नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं लाऊंगी, ये मेरा काम नहीं। उससे ही हम्म, करवाती हूँ, जाओ तुम बाहर से जाके खरीद के लेके आओ चीजें, ये भी सही तुम्हारा बात, काम है। सही तो बात है। ऐसा करने से उनका ऐसा माइंडसेट भी रहेगा ना, मैं सब हाँ, कर सकती हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस भी आएगा। यस मैम, वो लड़कियों को पूरा दबा देते हैं हमारे यहाँ पे, तो और वो कुछ यही नहीं कर पाते। यही तो सिस्टम में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इक्वल है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये चीजें तो शादी से पहले देखना है ना, कि जहां रिस्पेक्ट नहीं है वहां शादी नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आप क्या ला रहे हो, शादी क्या कर रहे हो ये यस कैसे यस रिलेशन। पता मैम, चलेगा मैम? ये हम्म, पता थोड़ी चल सकता, ये पता नहीं चल सकता अनटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट डीलिंग। ये चीजें पता नहीं चलती हैं। बातचीत में फैमिली के